हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रियल मैजिशियंस। आज हमारे साथ है मैजिशियन तरुण गांधी सर फ्रॉम वरदायनी ग्लोबल एलएलपी। ये एक वेल्थ बुटीक है जिसमें सर का स्पेशलिटी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज भी है सर के पास। क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल गोल कंप्लीट करना ना एक जर्नी है। तो आज सर के साथ मिलते हैं और इस जर्नी को जानते हैं। क्या पता आप भी इंस्पायर होके एक जर्नी पे निकल पड़ो फाइनेंशियल पे, भले सर के साथ या किसके भी साथ, बट फाइनेंशियल जर्नी इज अ मस्ट। बिल्कुल। सो हेलो सर, वेलकम टू द रियल मैजिशियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो हमने सुना था सर कि आपको बचपन में टूरिज्म का क्रेज था। Correct. तो वो टूरिज्म के क्रेज से आज फाइनेंस पे कैसे सर निकल पड़े सर आप? सो बेसिकली कॉलेज डेज में मेरे दो मेन इंटरेस्ट था। एक घूमने का इंटरेस्ट था और एक स्टॉक मार्केट, एक फाइनेंशियल मार्केट का मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने पहले परस्यू किया कि चलो घूमते हैं करके, और उसी जर्नी में फिर मैंने एयरलाइन का मैं पार्ट बना, फिर मैं क्रूज़ लाइनर में भी था। और फिर फाइनली मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आ गया, क्योंकि जो मेरी लास्ट असाइनमेंट थी क्रूज़ लाइनर में, वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। तो मैंने सोचा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंटरेस्ट जो मेरा है वो है फाइनेंशियल मार्केट। और मैंने 18 की उम्र से अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया था। सो वो मेरे ब्लड में था, तो मैंने उसको परस्यू करना ठीक समझा। मतलब वो टाइम पे सर 18th पे ओपन करना, मतलब दैट्स रियली बिग थिंग। मतलब आज के टाइम में 18 में करे तो समझ में आता, सबको इतना अवेयरनेस है। वो टाइम पे तो उतना अवेयरनेस भी नहीं था। करेक्ट हैट्स ऑफ सर। मतलब अपने रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज सब जगह काम किया। सब तीनों पे काम कर चुका हूँ। सर आपका मोस्ट मेमोरेबल वर्क एक्सपीरियंस क्या था जब आप जेट एयरवेज के साथ काम करते थे? सो देखिए, जब मैं वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, आज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी हूँ, वो भी एक सर्विसेज सेक्टर है। तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है कि घूमने के टाइम पे भी लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनको समझना। और एक सर्विस इंडस्ट्री में दूसरे बंदे की सुनना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, जिसको हम लिसनिंग स्किल्स कहते हैं। तो मैं लोगों से मिलता था, समझता था उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। और उस टाइम पे फ्लाइट लेना एक लग्जरी था। राइट। तो उस टाइम पे बहुत सारे मेडिकल केसेस आते थे जिनको अर्जेंटली ट्रैवल करना है, कोई बिजनेस ट्रैवल के लिए आते थे। तो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता था। और मेरा 3 साल की जो जर्नी थी जेट एयरवेज में, वो हर दिन मेमोरेबल था मेरे लिए। क्या बात है सर। सर आपका वर्क एक्सपीरियंस मोस्टली सेल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसमें रहा है जी। तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने रोल प्ले किया आपके वेल्थ बुटीक में? जी, अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं सर्विस इंडस्ट्री में ही रहा हूँ, तो लोगों को समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको हमेशा लोगों की बातें सुननी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब तक आप रिक्वायरमेंट समझोगे नहीं, आप किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने एयरलाइन से सीखी, क्रूज इंडस्ट्री में तब भी सीखी। और मेरी जर्नी ऐसी ही रही है कि लोगों से सुनना, लोगों से समझना और फिर उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो ये मेरी जर्नी रही है। क्या बात है सर। सर आपको पता है, जो भी वीडियो देख रहे रहेंगे, मे बी अगर आप जॉब करते रहेंगे, तो आई एम श्योर मतलब जितने भी जॉब करने वाले 80% लोगों ने बिजनेस प्लान बनाया रहेगा। जॉब करते करते अरे यार मेरे पास ये बिजनेस आइडिया, बिल्कुल सबने बिजनेस, बट वो जंप करना जॉब से लेके बिजनेस में, वो बहुत गट्स चाहिए, बहुत हार्ड वर्क, बहुत कुछ सर दिमाग चाहिए उसमें। सो व्हाट वाज योर ट्रांजिशन फ्रॉम कॉर्पोरेट जॉब टू स्टार्टिंग योर ओन वेंचर वरदायनी ग्लोबल एलएलपी? जैसे आपने कहा, जॉब से, कॉर्पोरेट लाइफ से बिजनेस शुरू करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मेंटली आप रेडी होना चाहिए उसके लिए। बट मेरा 2007-8 से जैसे मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आया, तब से मेरा एक ड्रीम था कि अपना खुद का वेल्थ बुटीक फर्म होना चाहिए। और इवेंचुअली वो एक डेकेड के बाद 2018-19 में मैंने ये बुटीक फर्म शुरू की है। अब ये 8th ईयर है वरदायनी ग्लोबल एलएलपी की। तो एक जर्नी रही है ये, एक जर्नी रही है। तो मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप में से भी कोई सोच रहे हो बिजनेस करने का, तो मैं बोलता हूँ कर पड़ो, निकल पड़ो। बिल्कुल सोच समझ के निकल पड़ो, एंड आई एम श्योर आप उनसे ज्यादा ही अच्छा करोगे जो भी अभी कर रहे हो। यस सर, आपके कितने ऑफिसेज और आपकी टोटल स्टाफ स्ट्रेंथ क्या है?
जी, तो हमारे दो ऑफिसेस हैं, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में। Okay. दिल्ली ऑफिस पहले शुरू हुआ था 2018 में। Okay. और 2020 जब कोविड हुआ था, तो एंड पार्ट ऑफ कोविड जब 2020 अगस्त सितंबर में हमने अपनी मुंबई ऑफिस शुरू की। टोटल हमारे पास 15 स्टाफ हैं। Wow. और हम करीबन मोर देन 200 क्लाइंट्स मैनेज कर रहे हैं और 450 करोड़ का हमारा AUM है। ओ सर, Yes. मतलब मेरे को तो प्रोसेस करने के लिए टाइम लग रहा है कि उतना बड़ा अमाउंट, जी, मतलब वो अमाउंट डिपिक करता है कि क्लाइंट्स का ट्रस्ट आप पे कितना है। बिल्कुल, बिकॉज वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है कि मतलब चलो 2-4 से ही हो गया। वो एक ट्रस्ट होता है कि जो बिल्ड करके इतना अमाउंट बनता है। एक्चुअली यही है, ट्रस्ट एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे कोई मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। राइट। और एक हर किसी की एक मेहनत की कमाई होती है। उन्होंने आपको इसलिए दिया हुआ क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि आप उसको ठीक से मैनेज कर पाएंगे। राइट सर। तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट सर। जी सर, स्टॉक मार्केट का ना मुझे लगता है जो लोग मेजोरिटी मिस्टेक करते होंगे मेरे हिसाब से, मतलब मैं तो प्रो नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड्स या फिर न्यूज इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बिकॉज मेरे हिसाब से वो सब भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइस को। बिल्कुल। सो आपका तो सर डेली का यही है, तो आप हाउ यू स्टे अपडेटेड विद द मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है या फिर इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? बिकॉज आपको तो सिर्फ आप ही का नहीं, 200 क्लाइंट्स प्लस है, सबका पोर्टफोलियो आपको संभालना है। जी, जैसे देखिए एक बहुत बड़ी जर्नी रही है और जहाँ पे भी मैंने काम किया हुआ है मेरे प्रीवियस असाइनमेंट में, मैंने सीखी हैं चीज़ें। हाँ। जैसे जब मैं ट्रैवल इंडस्ट्री में था तो सुनना लोगों की बातें वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और 2008 के बाद जब मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी आया था तो मुझे रिपोर्ट्स पढ़नी, आर्टिकल्स पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था। और जैसे मैं इनिशियली फंड हाउस में काम कर रहा था, उस टाइम पे भी मेरी इंटरेक्शन फंड मैनेजर से क्वाइट रेगुलरली होती थी। तो वो किस तरीके से वो स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो मार्केट साइकिल किस तरीके से समझते हैं, क्या गोइंग फॉरवर्ड कैसा रहेगा मार्केट, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत एक्साइटिंग लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी। और वो मैं जर्नी में खुद जाना चाहता था। इसीलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं कि आज मुझे वो चीज़ें मैं आज कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है टिल डेट। और मैं हमेशा ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट कर रही है इंडियन मार्केट्स को या ग्लोबल मार्केट्स को, वो मैं हर दिन मेरी पढ़ाई चलती रहती है। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। मतलब अगर आपको सक्सेसफुल पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है तो आपको तो मुझे लगता है एकदम निचोड़ देना है पूरा न्यूज़ वगैरह। बिल्कुल। बट अगर आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस में हो तो आपके लिए वो डिफिकल्ट होता है। तो आपको किसी एक ऐसे बंदे को हैंड ओवर करना चाहिए अपना वेल्थ या अपनी पोर्टफोलियो, जो आपका ठीक से मैनेज करे। जी, बिकॉज ये जर्नी है। आप कोई शॉर्टकट इसमें अपना नहीं सकते हो, ओवरनाइट सक्सेस या ओवरनाइट रिटर्न्स बन नहीं सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी जर्नी है ये। राइट सर, कैन यू वॉक अस द प्रोसेस कि आप इतने सारे डाइवर्स आजकल फाइनेंशियल चीजें कर सकते हो, लाइक आप बॉन्ड्स कर सकते हो, स्टॉक कर सकते हो जी। तो इतने सारी चीजें, तो अगर कोई न्यू क्लाइंट है तो व्हाट इज योर प्रोसेस? आप कैसे डाइवर्सिफाई करते हो, किसमें क्या डालना चाहिए? बिल्कुल। तो पहले तो जब भी मेरी नए क्लाइंट से इंटरेक्शन होती है तो पहले फिर से वही चीज है, आप उनकी बातें पहले समझो, वो क्या करना चाहता है, क्यों उन्होंने फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करने की ठानी है करके। तो उनका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उनका टाइम होराइजन क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जाके आप एक ढंग से पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो आप। बराबर। तो एसेट एलोकेशन बहुत सबसे एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। बिल्कुल। सर, हाउ यू हैंडल दिस वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन, और आप अपने क्लाइंट्स को क्या एडवाइस देते हो? जैसे कि अगर मार्केट बिगड़ता है तो आपको तो आई एम श्योर फोन आते होंगे क्लाइंट्स के, अरे यार तरुण यार मार्केट गिर रहा है, अपना मेरा पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में हाउ यू मैनेज योर क्लाइंट्स, आप उनको कैसे हैंडल करते हो और आप खुद कैसे टैकल करते हो सब? देखिए, जब भी मैंने क्लाइंट से इंटरेक्शन की है, हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू हमेशा हर 3 महीने में होता रहता है। और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो उनको पता है कि तरुण शॉर्टकट मेथड अपनाता नहीं है। और क्योंकि मैं बिलीव नहीं करता कि इंट्राडे ट्रेडिंग में तो एक जर्नी है और एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। तो एसेट एलोकेशन जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसके साथ साथ
रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करना, क्या हम इन लाइन है हमारी एक्सपेक्टेशन से, और क्या हम वो टाइम होराइजन पे जो उन्होंने डिसाइड किया, उनके फाइनेंशियल्स जो गोल्स हैं वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हमें उसमें चेंजेस करनी चाहिए बेसिस कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, क्या वैल्यूएशन ठीक है मार्केट की, कि हमें ज्यादा इक्विटी करना चाहिए, कम इक्विटी करना चाहिए। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और वो हम पोर्टफोलियो रिव्यू एवरी 3 मंथ्स करते रहते हैं। वाओ, सुपर्ब सर। सर व्हाट वेर द चैलेंजेस, मतलब क्या चैलेंजेस थे जब आपने स्टार्ट किया था वर्धानी ग्लोबल, और आपने कैसे ओवरकम किया वो चैलेंजेस को? जैसे आपने पहले पूछा था मुझे कि कॉर्पोरेट लाइफ से बिजनेस में आना सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है माइंडसेट। तो वो माइंडसेट पहले बनाना बहुत जरूरी है, तो ही आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। Right. और एक फिक्स सैलरी होती थी जब मैं जॉब कर रहा था, और बहुत अच्छी सैलरी थी, बट वो छोड़कर बिजनेस में आना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, फिक्स सैलरी छोड़नी और माइंडसेट अपना डेवलप करना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जब मैंने बिजनेस एंटर किया। मैं मानूंगा आपको सर कि वो एक्चुअल में बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब जो इतने सारे थॉट्स माइंड में रहते कि अरे यार फिक्स सैलरी है, छोड़ू कि नहीं छोड़ू, या फिर एन नंबर ऑफ थॉट्स। और जैसे जैसे आप कॉर्पोरेट लाइफ में ग्रो करते हो और अच्छे कर रहे हो, वो और भी डिफिकल्ट होता है सर। सर व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक आपको लगता है जो इन्वेस्टर करता है, और हाउ दे शुड अवॉइड दैट थिंग? देखिए, जो आजकल के आफ्टर कोविड में जो इन्वेस्टर्स आए, खास करके मैं उनके लिए बोलता हूँ, वो आए हैं ये सोच के कि आज हम पैसा डालेंगे और 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। ये थोड़े टाइम के लिए ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको हमेशा फोकस करना चाहिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग तब होगी जब आपका टाइम पीरियड 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल का टाइम पीरियड होगा। आई थिंक कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। तो हमेशा वहां पे फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज जो आजकल के जो हैं वो सोचते हैं हम लॉन्ग टर्म है, बट उनका लॉन्ग टर्म 1 घंटे का लॉन्ग टर्म होता है। तो ये माइंडसेट आपको डिफाइन करना होगा कि क्या आपके लिए शॉर्ट टर्म है, क्या आपके लिए लॉन्ग टर्म है। तो वो बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, तो ये मिस्टेक्स आप कम करोगे। दूसरी चीज है कि पास रिटर्न पे मत जाइए। पिछले कैसे रिटर्न्स लें वो आपको मैटर नहीं करता, वही गारंटी नहीं करता कि आपके आगे के रिटर्न्स भी वैसे होंगे। बराबर, ठीक है। अगर हमने देखा है कोविड से लेके मिड 2024 तक बहुत अच्छी जर्नी रही है, बट लास्ट 3-4 महीने में मार्केट वॉलेटाइल रही है। और अगर आप लास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे आपके बेंचमार्क का, निफ्टी का या सेंसेक्स का, वो सिंगल डिजिट है, 7-8% है। तो वो डिसअपॉइंटमेंट आना अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा अगर यही मार्केट वॉलेटाइल रहता है। तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे गोइंग फॉरवर्ड कैसा मार्केट बिहेव करेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन। फोकस कीजिए कि किस वैल्यूएशन पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो वैल्यू जस्टिफाई कर रही है उस टाइम पे इन्वेस्ट करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। वाओ, वेरी गुड सर। सर लुकिंग बैक एट द जर्नी, तो ऐसा कुछ लेसन जो आपने सीखा जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? देखिए, एक तो आपको इसमें अगर आपको वेल्थ अपनी बनानी है तो टाइम तो थोड़ा डिवोट करना होगा। भले ही वो हफ्ते में 1 घंटा डिवोट कीजिए ये, या महीने में 1 दिन डिवोट कीजिए, बट आपको टाइम डिवोट करना होगा। समझिए, इवन तो अगर आपके पास एडवाइजर होगा, उनसे बैठकर समझिए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आपका मैनेज हो रहा है। हाँ, ये आपको एक फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट में या इक्विटी में डाल रहे हो, या स्मॉल कैप में डाल रहे हो, या मिड कैप में डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, वो पर्पस आपका डिफाइन होना चाहिए। ये आपको क्लैरिटी देगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बराबर सर जी। सर आज आप इतने साल से इस वेल्थ बुटीक में हो, ठीक है, एंड स्पीकिंग ऑन 2024 हम भी खत्म हो गया, 2025 में हम हैं आज जी। सो हाउ डू यू सी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इवॉल्विंग? जैसे कि कोविड के बाद से तो सर अब खुद ही सभी ट्रेडर बनने, खुद ही इन्वेस्टर बनने निकले जी। तो आपको क्या लगता है पीपल क्या ऑप्ट करेंगे, खुद करना चाहेंगे या पोर्टफोलियो में जाएंगे वो लोग? देखिए, जैसे अगर आप भी एक बिजनेस में हो, हर कोई अपने बिजनेस में, वो अपने बिजनेस में मास्टर है। बट पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए अगर आपके पास टाइम है, अगर आप
अच्छा खासा टाइम दे सकते हो तो क्यों नहीं, बट उसके लिए लर्निंग आपकी हमेशा होनी चाहिए। Right. और अगर आप नहीं टाइम डिवोट कर सकते हो तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छा एडवाइजर देखना चाहिए जहां पे आपको लगता है कि वो आपके पोर्टफोलियो को जस्टिस कर सकता है। राइट। तो आप उनको दीजिए, बिकॉज उनका काम ही है पूरे दिन आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना Right. और आपको बताना कि क्या हो रहा है इस जर्नी में। और एक सर काफी थीन लाइन है जो मुझे लगता है बहुत लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि अरे यार मैं खुद करूँ या फिर किसी को और को दे दूँ। जी। सो मतलब लोगों को कैसे वो सिंप्लीफाई होना चाहिए कि यार ये चीज है तो मुझे खुद करना चाहिए, ये चीज है तो मुझे किसी को हायर करना चाहिए। वही है कि अगर आप टाइम डिवोट कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, ये नहीं कि आज आपने करना शुरू किया और आज से ही आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हो, तो एक इंटरेक्शन फाइनेंशियल एडवाइजर से वो एक जरूरी रहेगा। ओवर द नेक्स्ट 3 years 5 years जब आपको लगता है कि आप इक्विप्ड हो चुके हो तो आप खुद से डिसीजन लेना शुरू कर दो। बट मेरे ख्याल से इनिशियल फेज में आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर का हमेशा सपोर्ट लेना चाहिए। यस बिल्कुल सर। आज तो आप 450 करोड़ के मैन हो। नहीं, ये तो क्लाइंट्स के सर जी। सो ऐसा हमेशा रहता ना कि अरे यार काश मैंने वो टाइम पे ऐसा किया था, काश मैंने वो टाइम पे वैसा किया था। सो आप क्या एडवाइस देने चाहोगे यंग तरुण को जब उसने स्टार्ट किया था, अगर आपको मौका मिले कि टू गो बैक एंड एडवाइस योरसेल्फ, जी, तो आप क्या एडवाइस दोगे खुद को? देखिए, सीखना, सुनना और समझना ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं फाइनेंशियल मार्केट में। पहले पढ़िए रिपोर्ट्स को, समझिए कि इकोनॉमी में क्या चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, और उसको समझिए और उसका ट्रांसलेशन कीजिए कि किस तरीके से मार्केट्स को इम्पैक्ट होगा। वो अगर ये जर्नी आप समझ गए तो आपको डिसीजन मेकिंग आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि 2024 में भी हमारी 3 बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी रही हैं। वाह। एक है प्रेशियस मेटल्स में हमने अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया था टू इन्वेस्ट ऑन 1 May, और तब से लेके गोल्ड एंड सिल्वर में करीबन 20 से 25% की रिटर्न आ चुकी है लास्ट 6 से 9 महीने में। अगर हमने जुलाई 2024 में हमने क्लाइंट्स को कहा कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो फ्रेश पैसा आप लमसम मत डालिए। ये ना कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है, और आपको पोर्टफोलियो रीजिक करना, एसेट एलोकेशन करना, कितना अमाउंट आपको इक्विटी में रखना चाहिए, कितना अमाउंट आपको डेट में रखना चाहिए, ये एक जर्नी है, और हर बार हर 3 महीने में आपको उसको रिव्यू करना चाहिए। बराबर। तो इस टाइम पे मुझे जैसे लगता है कि इक्विटी और डेट की एलोकेशन इक्वल रहनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी ठीक है। हम इवन दो हम 10% गिर चुके, मुझे लगता है कि 2025 में भी मार्केट काफी वॉलेटाइल रह सकता है, बट आपको डेट भी एक अच्छा ऑप्शन दे सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि यहां से अगर रेट कट होते हैं तो आप डेट में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। बराबर सर। बिल्कुल सर। ऐसा कभी हुआ है कि जैसे कि मान लो मेरे को हायर करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग एक्स्ट्रा पैसा जी। So, ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी जहाँ पे कोई क्लाइंट आपके साथ जुड़ा हो, बट जिसको भाई मेरे को अलग से फ्रेश पैसा नहीं देना, बट तरुण तो इसमें से कुछ कर सकता है, तो बोल ऐसा कुछ सक्सेस स्टोरी सर है अपने साथ सर? देखिए, मैं पहले तो सबको थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने हम पे अभी तक ट्रस्ट किया हुआ है। और जैसे हमने कहा कि 2018 में हमने ये जब जर्नी शुरू की थी, हमें एज एन ब्रांड कोई जानता नहीं था, इंडिविजुअली लोग जानते थे। तो एक जो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने हमारे से 25 लाख से शुरू इन्वेस्टमेंट किया, और आज मैं ऑलमोस्ट 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स उनका मैनेज कर रहा हूँ। वाह सर। जहाँ पे करीबन 15-16 करोड़ उनके डीमैट स्टॉक्स में पड़े हुए हैं, करीबन 20-22 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में है, और बॉन्ड्स में भी बाकी के अमाउंट्स पड़े हुए हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है इन लास्ट 7-8 ईयर्स। यस सर। कॉस्ट जैसा आप बता रहे 25 लाख टू आज इतने करोड़ रखना, तो मतलब वो बताता है कि आप क्या बेस्ट सर्विस देते हो, कि जो क्लाइंट्स का ट्रस्ट है कि यार ये बंदा कर लेगा मेरा। जी 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 बिल्कुल सर। ये तो हमारी डीप टॉक थी, अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। अच्छा, ओके, ठीक है सर। ऐसी कोई बुक जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो टुवर्ड्स फाइनेंस? देखिए, मैं बुक्स में ज्यादा ऑनेस्टली कहूँ तो मैं आई एम नॉट इनटू बुक्स, बट आई रीड अ लॉट ऑन द आर्टिकल साइड। मैं न्यूज, इंटरव्यूज,
वो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनता हूँ। और जो पब्लिश्ड होते हैं डेटा, भले ही वो गवर्नमेंट के साइड से हैं, इकोनॉमिक डेटाज होते हैं, उस पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं उनको एनालाइज ज़्यादा करता हूँ, उनको स्टडी ज़्यादा करता हूँ, और जो स्टॉलवर्ड्स है मार्केट के उनके व्यूज़ मैं समझने की कोशिश करता हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या लॉजिक होगा, वो मैं ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैं बुक्स में ज़्यादा नहीं हूँ, बट एनालाइजिंग में हाँ जी बिल्कुल। सर आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? अगर मैं इंडिया में कहूँ तो कश्मीर है, और अगर मैं बाहर कहूँ तो ग्रीस और अलास्का। क्या बात है सर। सर अब तक आपको बेस्ट एडवाइस क्या मिली? मे बी कोई फ्रेंड से, फैमिली से, पेरेंट्स से, व्हाट वाज द बेस्ट एडवाइस जो आपको मिली अभी तक? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट कहूँ तो मेरे फैमिलीज और फ्रेंड्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको सीरियस हर बार होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप रिलैक्स भी रह सकते हो। तो वो मेरे लिए एडवाइस है, बट मैं कितना अमल कर सका हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ा डाउट है जी। सर आप क्या एडवाइस देने चाहोगे अभी मे बी जो यंग पोर्टफोलियो मैनेजर्स है जो अब भी इंडस्ट्री में आए हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देने चाहोगे? एक तो आपकी डिसिप्लिन होना चाहिए, दूसरा मार्केट को इंटरप्रेट आप कैसे कर सकते हो, डेटा कैसे एनालाइज कर सकते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एथिक्स और कोर वैल्यू वो अगर काफी स्ट्रांग है तो आप अच्छा कर सकते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वाह सर। सर आपकी मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? सो जनरली देखिए, हम डेरिवेटिव्स पे अगर फोकस करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, जहां पे हम क्लाइंट का रिस्क कम कर सके इन अ वोलेटाइल मार्केट। तो मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जो रही है वो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी रही है। वाह सर। सर व्हाट इज योर मोस्ट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टेक्निक? देखिए, मैं एज सच मैं काफ़ी अच्छे से टाइम मैनेज कर लेता हूँ। वो मेरे में डिसिप्लिन है। तो कभी भी ये चैलेंज नहीं आया कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने टाइम से। सर अगर आपको मैं मौका दूं जी। कि आपको लंच या डिनर करने का मौका मिले विथ एनी बिजनेस लीडर, मे बी डेड और अलाइव, तो आप किसके साथ जाना चाहोगे सर? अच्छा, तो ये तो ठीक है, अभी वो पॉसिबल है या नहीं मुझे नहीं पता, बट वॉरेन बफे वो हो सकते हैं इंटरनेशनली, एंड अगर इंडिया में कहो तो रामदेव अग्रवाल, हु ऑल्सो इज इनटू अ वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो उनकी फिलॉसफी थोड़ा डिटेल में समझना वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। तो वो ये दो लोग हैं। सर व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर वरदायनी ग्लोबल? देखिए, नेक्स्ट मुझे लगता है कि हम ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months हम स्मॉल केस इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे, जहां पे आप छोटे टिकट साइज के साथ भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। वाओ। तो वहां पे हमारा फोकस अभी रहेगा ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 months जी। वाह सर, क्या बात है सर। मतलब आपकी जर्नी सुन के काफी इंस्पायर तो मैं तो हो गया हूँ जी, कि कॉज जॉब से इसमें करना बहुत 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 टफ है, बहुत टफ है, बिल्कुल, बिकॉज वो सबके बस में नहीं होता। एंड इतने बड़े पोस्ट पे आके छोड़ना स्टार्ट और भी डिफिकल्ट है जी। फिर उसके बाद ये सक्सेस स्टोरी है सर, आज भी आपके साथ इतने सारे सक्सेस स्टोरी है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। मैं कहना चाहूंगा अगर आप भी सर के साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आपको भी चाहिए कि सर आपका पोर्टफोलियो हैंडल करे, कॉज अगर दिस मैन इज हैंडलिंग 450 करोड़, तो आई एम श्योर कि कोई छोटी बात नहीं है, कॉज इतना बड़ा अमाउंट ट्रस्ट से आता है। ट्रस्ट रहेगा तभी इंसान करोड़ों देगा कि भाई तू संभाल। ये ट्रस्ट है सर के साथ। अगर आप भी सर के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें कमेंट करें, मैं आपको सर से कनेक्ट करवाऊंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में द रियल मैजिशियन। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।